चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के पार्टिकल के बारे में बात कर ली थी, जहाँ पे हमने ये डिस्कस भी कर लिया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए आज इसके आगे से हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में। सबसे पहले अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मैटर इन सराउंडिंग में, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, नॉर्मली सारे बच्चे जानते हैं कितने स्टेट्स होते हैं बेटा किसी मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, यहाँ भी बच्चे आपको वही पढ़ना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। ठीक है, कुछ कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूँ सबसे पहले मैं सॉलिड के बारे में बात करूंगी, बच्चा लोग देखेंगे कुछ कुछ कैरेक्टर्स के। ये एक सॉलिड है, बिल्कुल मैंने इसको ऐसे कर दिया, क्या शेप चेंज हुई? मैंने इसको नीचे गिरा दिया, क्या शेप चेंज हुई? ऊपर कर दिया, क्या शेप चेंज हुई? इसका मतलब सॉलिड का शेप बेटा कैसा होता है? फिक्स्ड है। और थोड़े अच्छे शब्दों में बोलूं तो डेफिनेट शेप है इसका। सारे बच्चे मानते हैं, पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम की बात करूं, बिल्कुल फिक्स्ड है इसका भी। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी सॉलिड का कैसा है मेरे बच्चे लोग? फिक्स्ड है। डेंसिटी की बात करूं सॉलिड की कैसी होती है? हाई डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, क्योंकि इसका सब कुछ शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो इसकी डेंसिटी भी कैसी होगी बेटा? मैं कह दूंगी हाई डेंसिटी का होगा ये। अच्छा, पहली चीज तो ये कंपैरेटिव स्टडी लिखने को नहीं आती बेटा। ठीक है, ऐसा मत समझो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर सॉलिड, लिक्विड और गैस। नहीं, ये छोटे क्लासेस में आता था, यहाँ ऐसे सवाल नहीं आते। डिफ्रेंशिएट नहीं आता 9th में। ठीक है, अलग लेवल के आते हैं। थोड़ा सा पढ़ाऊँ फिर डिस्कस करें क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, पहले क्लियर करते चले। ठीक है, टाइप की बात करूँ, सॉलिड क्या है, कैसा टाइप है? एनीवन? सॉलिड किस टाइप में गिनेंगे? सॉलिड रिजिड है, हार्ड है, तोड़ नहीं सकते हैं, तो सॉलिड किस टाइप में आएगा? रिजिड टाइप में आएगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूं? नहीं कर सकते, तो ये नेग्लिजिबल है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, नॉट कंप्रेसिबल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं फोर्सेज ऑफ, पहले इन दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही लोग है, यही दो चीज है। ठीक है, जो थोड़ी अलग है। अगर मैं एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाऊं उसके पार्टिकल्स का, तो कुछ ऐसा होता है बेटा आपका सॉलिड, कुछ ऐसा है आपका सॉलिड। एक बात बताओ, जब पार्टिकल इतने पास पास हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन भी तो बहुत ज्यादा होगा। जब बहुत पास पास होंगे तो अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? हम बोलते हैं मैक्सिमम होगा या हाई होगा? अब एक बात देख के बताओ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो स्पेसेस कैसा है? कितने लोग मैक्सिमम वाले थे? नेग्लिजिबल कह लो, या हम बोल दें मिनिमम स्पेसेस है इनके बीच। ये चीज तुम लोग को क्लियर हुई? अच्छा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं एक और ऐड कर देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी के अगर टर्म्स में बात करूं तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी मेरे बच्चे लोग? क्योंकि सॉलिड में जगह ही नहीं है, बहुत टाइटली पैक्ड है स्ट्रक्चर्स। तो पता है, ऐसा नहीं, हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है किसी भी पार्टिकल का, कि वो मूव करता है। तो पूछोगे कैसे मैम, इतना जगह ही नहीं है? तो बेटा सॉलिड अपने जगह पे ही रह के बस ऐसे ऐसे हिलता है, बस वाइब्रेट करता है अपने पोजीशन में, ऐसा खुले खुले नहीं टहलेगा हवा की तरह। सॉलिड अपने ही पोजीशन में रह के कंटिन्यू वाइब्रेट करता है, बहुत कम करता है। तो जब वो बहुत कम मूव कर रहा है, बहुत कम वाइब्रेट कर रहा है ड्यू टू लेस स्पेस, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी कैसी होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये हमने कंपैरेटिव स्टडी की सॉलिड के बारे में। आ जाओ पहले अब लिक्विड भी डिस्कस करते हैं। इसके कुछ सवाल हैं। ठीक है, एक काम करो, पहले आप ये लिखो, फिर मैं सवाल डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ये स्टडी बनाए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो, अभी हमने जस्ट सॉलिड की स्टडी करी, अब कुछ क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लिख लो, जो इंपॉर्टेंट बना रही हूँ वो आता है। देखो बिल्कुल आराम दिमाग से समझना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, जो काम का है पहले उसको समझेंगे। कह रहा है अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? रबर बैंड होता है ना, जो हम वो नोट बांध, जिस पे नोट, वो नोट नहीं लगाते, वो पतला जो रबर बैंड होता है, कह रहा है उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप तो चेंज हो जा रहा है। और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, तो क्या हम रबर बैंड को सॉलिड के अंदर रखेंगे? तो आंसर है, सारे बच्चे सुनेंगे, बिल्कुल रखेंगे। यस,
रबर बैंड एक सॉलिड है बिकॉज वो अपना शेप तब चेंज करता है जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं वो क्या करता है, अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेता है। तो हमने उससे जबरदस्ती करी है भाई, जबरदस्ती उसको खींचा है एक्सटर्नल फोर्स लगा के, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो अपने शेप को रिगेन कर लेगा, तो वो सॉलिड है। दूसरा सवाल, शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर दे सॉलिड्स? यस, बिकॉज अगर मैं एक टाइनी शुगर के वन क्रिस्टल की बात करूं, तो ऐसा इतना छोटा सा शुगर का क्रिस्टल मान लो, मैंने मान लो इसको, ये बात मैं मानती हूँ कि मैंने जार में रख लिया तो वह जार में दिखेगा, अगर मैं प्लेट में निकालूं तो वह लगेगा प्लेट में रखा है, पतीले में रखूं तो लगेगा पतीले में। बट क्या इंडिविजुअल टाइनी क्रिस्टल जो है शुगर का, उसका शेप चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। चाहे मैं जार में भी रखूं तो भी वो ऐसा टाइनी क्रिस्टल है, चाहे मैं उसको बड़े से एक क्या बोलूं मटके के अंदर रख लूं तो भी उसका शेप ऐसा ही फिक्स रहेगा। तो उसका शेप फिक्स है बेटा, अगर हम उसको कितना भी चेंज करें लेकिन उसका इंडिविजुअल टाइनी जो क्रिस्टल है शुगर का, उसका शेप नहीं चेंज हो रहा, वो फिक्स है, तो इसलिए वो सॉलिड है। एंड द लास्ट, वी कैन कंप्रेस अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड? यस, ये सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। एक्चुअली नहीं बेटा, एक्चुअली होता क्या है, वो देखा पोरस, और तुम वो बर्तन नहीं धोते हैं जो स्पंज, उसके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, इस स्पंज के अंदर होते हैं टाइनी, बहुत बढ़िया, टाइनी माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर फिल होती है। तो जैसे ही हम दबाते हैं एयर रिलीज हो जाती है, फिर छोड़ते हैं, फिर एयर भर जाती है। तो एक्चुअली उसके अंदर पोरस होने की वजह से एयर उसमें घुसती है, तभी हम उसको दबा पाते हैं, लेकिन वो सॉलिड है बेटा, बिल्कुल सॉलिड है। तो ये सवाल कैसे पूछा जाता है, गिव रीजन, एग्जाम में लिखेगा गिव रीजन, is sponge is a solid, sugar और salt in a container is solid। ये तीनों सवाल बार बार आते हैं और तीनों ही आप लिखेंगे, ठीक है? लिख लोगे कि मैं लिखवाऊं इसको? लिख लोगे तो ट्राई करो, ठीक है? लिखो क्वेश्चंस ऑन सॉलिड, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस कर लिया है। रबर बैंड भी सॉलिड है बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इट रिगेन इज शेप, ठीक है? कर लेंगे, फटाफट करें फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आ जाइए, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया सॉलिड पे, आ जाओ नेक्स्ट स्टडी करते हैं लिक्विड तक। बताते जाइए बेटा, शेप कैसा है लिक्विड का? कोई फिक्स नहीं है, तुमने जार में डाला जार का शेप ले लिया, किसी ग्लास में डाला ग्लास का ले लिया, पतीले में डाला पतीले का शेप ले लिया, तो इसकी शेप कैसी है? फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड कह लेंगे, ठीक है? अच्छा, वॉल्यूम कैसा है बेटा इसका? फिक्स्ड है। मैंने बोला 500 ml पानी है तो जार में भी लोगे 500 रहेगा, बोतल में भी रखोगे, जैसे दुकानों में आता है ना 700 ml की बोतल, 1 लीटर की बोतल, तो वॉल्यूम फिक्स्ड है लिक्विड का, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। डेंसिटी बेटा कैसी होगी? नॉट फिक्स नहीं, डेंसिटी का मतलब है कि लो नहीं होगी बेटा, सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होगी, सॉलिड की तुलना में इसकी थोड़ी कम होगी, या तो मैं बोल सकती हूँ मॉडरेट होगी, क्योंकि हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो मैं मॉडरेट वर्ड यूज कर सकती हूँ। टाइप कैसा है बेटा? फ्लूइड, पानी बह सकता है, ठीक है? फ्लूइड है ये, तो इसको फ्लूइडिटी बोलेंगे, फ्लूइड, ठीक है? कंप्रेसिबल है क्या लिक्विड? नो, नॉट कंप्रेसिबल। अब इसके पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपके लिक्विड के पार्टिकल्स का डायग्राम बनाया है बच्चों, क्या आपको दिख रहा है स्पेसेस? बिल्कुल, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी भाई, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन सॉलिड की तुलना में कैसी होगी? एवरेज होगी, मीडियम होगी। स्पेसेस भी देखो सॉलिड की तुलना में थोड़ा है, तो यहां स्पेस कैसा है? मॉडरेट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होगा बेटा? मॉडरेट होगा, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं, वो भी मॉडरेट होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जगह है, वो थोड़ा कभी इतना हिल सकता है कभी इतना हिल सकता है, थोड़ा बहुत जगह है उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी इसकी बेटा? मॉडरेट हो जाएगी। चले आगे, चलिए लास्ट, लिक्विड भी कर लिया, सॉलिड भी कर लिया, एंड द लास्ट गैसेस। शेप कैसी है बेटा? कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है? नॉट फिक्स्ड। ये मन मौजी वाला है, थोड़ा अपनी मन की करता है, नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम कैसी है?
कैसे फिक्स्ड है बेटा? कुछ भी फिक्स नहीं है। गैस सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम है, तुमने बैलून में भरी, उसको जैसे ही फोड़ा मिक्स हो गई, ठीक है। वॉल्यूम गैसेस की फिक्स नहीं है भाई, हम कैसे बता सकते हैं कि इतना ही उसमें डाला है? हम उसको कर ही नहीं इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती गैसेस की भी। डेंसिटी के बारे में बात करूं, डेंसिटी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो डेंसिटी बिल्कुल मिनिमम, लो कर ले या मिनिमम कर ले इसकी। टाइप कैसा है बेटा? बह सकता है, गैसेज है, हवा है, फ्लूइड है, बहुत बढ़िया, बह सकता है। कंप्रेसिबिलिटी हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है हमारा गैसेस, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कंप्रेसिबिलिटी का हम क्या फ़ायदा उठाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, बताओ आरव। एलपीजी, और बताइए? सीएनजी, और कुछ? हॉस्पिटल में जो नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, उसका हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका अपने डे टू डे लाइफ में कुछ खास रोल नहीं है, वो तो खेलने के लिए यूज कर रहे हैं। एलपीजी का खाना बनाने में यूज कर रहे हैं, सीएनजी का फ्यूल्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स में यूज कर रहे हैं पेशेंट के लिए, टायर्स नहीं, ठीक है। हम इनको यूज करते हैं, हमारे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैसेस बहुत कंप्रेसिबल है। अब स्पेसेस की बात करूं, ये कुछ है, ठीक है, स्पेसेस मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा स्पेस है इनके बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा बेटा? लो होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा इसके बीच में, बहुत दूर दूर है, अट्रैक्शन सही से होगा ही नहीं। अब बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, क्योंकि भाई बहुत जगह है, आराम से मूव कर सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी बेटा मैक्सिमम, काफी काइनेटिक एनर्जी होगी, आराम से टहल सकता है, घूम सकता है, मोशन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अभी हम लोग ने तीनों की ही कंपैरेटिव स्टडी कर ली। एक सवाल इसमें से इंपॉर्टेंट है ये कंप्रेसिबल वाला, याद रखना कि क्या यूज करते हैं हम गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी का, तो यहाँ लिख देना एलपीजी क्योंकि खाना बनाने के लिए, सी फुल फॉर्म के साथ लिख देना, सीएनजी फ्यूल्स के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम यूज करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है। चलिए, तो एक हमने स्टडी कर ली तीनों के डिफरेंसेस की। सवाल डिफरेंसेस पे नहीं ज्यादा आता है, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्पेसेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं तीनों के अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस अभी मैंने जस्ट बात करी, तुम लोग ने गैस वो सिलेंडर देखा है? वैसे तो मैं सिलेंडर नहीं बना रही हूँ, डोंट वरी, ऐसा बनेगा नहीं मुझसे। उसमें क्या होता है, जैसे जो घर में गैस सिलेंडर नहीं होता जिसपे खाना बनता है, रेड कलर वाला गैस सिलेंडर, कह रहा है ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस दे हिट ईच अदर एज वेल एज द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या करता है, मानो ये गैस का पार्टिकल एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, पार्टिकल्स है, कंप्रेस करके रखा है हमने सिलेंडर के अंदर। अब इनके बीच इतनी सारी जगह है कि ये एक दूसरे को तो हिट करते ही करते हैं, प्लस ये कंटेनर के वॉल्स को भी हिट करते हैं, ये कंटेनर के वॉल्स को भी हिट करते रहते हैं। ये एक खास प्रॉपर्टी है गैसेस की कि पार्टिकल्स एक दूसरे और रैंडम, भाई इनके पास देखो आंखें तो है नहीं पार्टिकल के पास कि नहीं भाई इससे नहीं टकराना है, उससे नहीं टकराना है, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर। तो रैंडमली मूव करने के चक्कर में ये एक दूसरे से तो टकराते ही टकराते हैं, प्लस जिस कंटेनर में हम इन्हें कंप्रेस करके रखते हैं ना, ये उसके वॉल से भी टकराते रहते हैं। यही इस प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है, ड्यू टू द रैंडम मोशन they hit each other as well as the walls of the container, thereby exerting pressure on the walls of the container। तो सवाल ये आता है कि गैसेस के पार्टिकल्स वॉल कंटेनर की वॉल्स को क्यों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, तो वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, एंड ड्यू टू द रैंडम मोशन वो एक दूसरे को भी और वॉल्स ऑफ कंटेनर को भी हिट कर रहे हैं, इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस पर, ठीक है। तो इससे एक सवाल आपका आता है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, गैसेस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। यार सच बताओ, 2 स्टेट है, ठीक है, आपकी आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्यों है, एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए, ठीक है। जो बच्चे एनटीएससी ओलंपियाड देना चाहते हैं, छोटा सा सवाल, इस पर कोई डिटेल स्टडी नहीं है, पहली बात तो ये, इनके बारे में कहीं भी कोई डिटेल स्टडी नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू है जो आपको जानना है, स्पेशली सीबीएसई सिलेबस का नहीं है ये, फॉर एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए, तो मैं वो भी कवर करके चलती हूँ, ठीक है। प्लाज्मा ये आपकी 4th स्टेट है मैटर की,
प्लाज्मा, अभी तक हम ये पढ़ते थे कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट 9th में आने के बाद आप एक नई चीज जानेंगे कि प्लाज्मा नाम का भी एक स्टेट होता है। और ये प्लाज्मा एक्चुअली कहाँ पाया जाता है बेटा, सिर्फ एक ओवरव्यू है, कहाँ पाया जाता है, स्टार्स में, सन और स्टार्स में पाया जाता है। ये एक ऐसा स्टेट है मैटर का। होता कैसे, बनता कैसे है प्लाज्मा, सन में क्या होता है, बहुत हाई गर्मी है, बहुत हाई टेम्परेचर है, इतने हाई टेम्परेचर की वजह से जो एटम्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं। और जब एटम्स ब्रेक करते हैं, तो उनके अंदर से 2 चीजें निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो ये जो प्लाज्मा है ये एक तरीके से एटम के टूटने से बना है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर है सन वगैरह में कि टूटता है एटम और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। उन्हीं के मिक्सचर को, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इज नोन एज प्लाज्मा। ये मैटर का 4th स्टेट है, इसके बारे में कोई भी डिटेल स्टडी नहीं है, बस इतना ही बताया गया। तो एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ठीक है। प्लाज्मा की वजह से क्या होता है, स्टार ग्लो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, कभी कभी पूछा जाता है कि स्टार क्यों ग्लो करता है, किसकी वजह से ग्लो करता है, तो तुम लोग बोलोगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 4th स्टेट है, ये लिखना नहीं है समझने के लिए। लास्ट 5th स्टेट, ये भी बेटा सिलेबस में नहीं है। मैटर की 5वीं स्टेट है, बड़ा टफ नाम है साइंटिस्टों का, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEC, ठीक है, कुछ ऐसा बोलते हैं, रुको सही से लिख दूं, इसको शॉर्ट का नाम है इसका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 2 साइंटिस्ट का ये रोल है, मतलब 2 साइंटिस्ट ने इस पे मेजर काम किया है, एक सत्येंद्रनाथ बोस थे और एक एल्बर्ट आइंस्टीन थे, ठीक है। इन्होंने ही ढूंढा है इसको। कैसे ढूंढा है, इन्होंने क्या किया, बहुत कम टेम्परेचर पे, वेरी लो टेम्परेचर किया, भाई जिस सेटअप में बना रहे होंगे ना इसको, बहुत टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया, और कुछ ऐसी गैसेस ली जिनकी डेंसिटी बहुत कम है, कुछ ऐसी गैसेस ले ली जिनकी डेंसिटी बहुत कम है और उनको बहुत लो टेम्परेचर पे लाके रखा, तो उनको जो स्टेट मिला उसको बोलते हैं, उन्होंने अपने नाम पे ही दे दिया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक अलग स्टेट है, गैसेस से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे रख के बनाते हैं ये स्टेट, ठीक है। इनके बारे में पढ़, बस इतनी ही स्टडी है इसके बारे में, कोई डिटेलिंग कहीं मेंशन नहीं की गई है। इसको ऑलरेडी मैं सच बताऊं कहीं नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ 9th में एक ओवरव्यू है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि मैटर के 5 स्टेट होते हैं, पढ़ना आपको सिर्फ 3 ही है। एक बार रीड कर देती हूँ। अमेरिकन सेटिंग 2000 बाई कूलिंग सर्टन गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी वाली गैसेस को टू ए वेरी लो टेम्परेचर कॉल्ड सुपर लो टेम्परेचर। कोई पूछे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कब बनाओगे, तो तुम बोलोगे कि बहुत लो डेंसिटी की गैसेस को अगर हम लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो हमें अपना मैटर का 5वां स्टेट मिलेगा। कोई पूछेगा प्लाज्मा कैसे बनता है, तो वो एटम्स के ब्रेकडाउन होने पे बनता है और इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये तो 2 आपके मैटर के कुछ अलग से स्टेट है जो आपके बारे में आपको अभी नहीं पता होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट है टेम्परेचर। वो लिखने वाला पार्ट नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, बट ओवरव्यू पता होने चाहिए आपको। टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा। आपने अगर थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, कोई नहीं इधर देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा आपने टेम्परेचर का सुना है बेटा, अगर मान लो ये मैंने सेल्सियस का स्केल बनाया, तो सेल्सियस के स्केल पे जो रीडिंग शुरू होती है बेटा, शुरू होती है 0 डिग्री सेल्सियस से और खत्म मेरे बच्चों कहाँ होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। पढ़ा होगा छोटे में। अगर मैं बात करूं बेटा फ़ारेनहाइट की रीडिंग्स का, ठीक है, तो शुरू होती है किस पे बेटा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और खत्म किस पे होती है, 212, ठीक है। ये सारे बच्चों को पता है, मेरे को इतना नहीं पता लेकिन तुम लोग को अच्छा पता है ये। और एक होता है बेटा, कितना गंदा बनाया ये, एक होता है कौन सा मेरा बच्चा, केल्विन। एक होती है हमारी केल्विन स्केल जिसकी रीडिंग शुरू होती है 273 केल्विन और खत्म होती है 373 केल्विन, ठीक है। 3 मेजर आपके स्केल्स हैं, सारे बच्चों को पता है, बट जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है बेटा, केल्विन। तो हमें ये, लेकिन नॉर्मल जो अपने डे टू डे लाइफ में बात करते हैं हम सेल्सियस में बात करते हैं, भाई 25 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया,
होता है अपने नॉर्मल, हम अपने इंडिया में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो इसी के डे टू डे लैंग्वेज में बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। छोटे क्लास से पढ़ते आए हम लोग, इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कैसे सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो एक रिलेशन कैसा है, किसी भी टेम्परेचर को, अगर कोई टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है, उसको केल्विन में बदलना है तो क्या करना है बेटा, 273 को प्लस कर देना है। अगर कोई, जैसे सपोज मैं बोलूं कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, कैसे करेंगे, 273 प्लस 30 कितना आ गया बेटा, 303 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका केल्विन, तो सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन करने के लिए आपका एक स्केल है। ये स्केल 9th में नहीं यूज होता है, इसे हम नहीं करते हैं, 9th में नहीं यूज नहीं पड़ता, छोटे क्लासेस के लिए। 9th में सिर्फ आपको केल्विन और सेल्सियस के स्केल का रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो 273 प्लस कर देंगे, और अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में गिवन है तो कैसे करेंगे, 273 माइनस कर देंगे इस रिलेशन से। सिंपल सा रिलेशन है। ठीक है, तो ये पहले लिखेंगे फटाफट। लिखना कैसे, देखो सेल्सियस स्केल लिखोगे, ये बना लोगे। अच्छा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, सेम वही अगर मैं पूछूं कि फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो 212। अगर मैं बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 32 फ़ारेनहाइट, अगर वैसे ही बोलूं बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है 373, फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है 273। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बस पता होनी चाहिए और ये रिलेशन करना आना चाहिए। लिखोगे क्या, सिर्फ सेल्सियस स्केल्स, तीनों स्केल बना लो, केल्विन और ये रिलेशन। इस पे 2 क्वेश्चन देती हूँ, इस पे बस 2 सवाल देती हूँ आपको। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं, एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टेम्परेचर इतना ही है, रिलेशन याद रखना है, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इस पर कोई भी सवाल आएगा तुम लोग कर लोगे, सेल्सियस को केल्विन में कर लोगे, केल्विन को सेल्सियस में कर दोगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, चेंज इन स्टेट इन मैटर। यहाँ इस टॉपिक से अब हम आगे पढ़ने वाले हैं किसी भी मैटर के स्टेट को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या तरीके हैं किसी भी मैटर के, क्या तरीके हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड को गैस में चेंज करना, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना, गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना, कैसे करेंगे, क्या तरीका है इनका। तो 2 तरीका है इनका। पहला, बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर, या तो हम टेम्परेचर को चेंज करें, दूसरा या तो हम प्रेशर को चेंज करें। तो कोई भी 9th में पूछेगा भाई स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बोलोगे मैम 2 ही तरीका है, टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं, दूसरा प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे कि जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे, अगर बात करो कि मुझे टेम्परेचर को चेंज करना है तो मैं 2 ही चीज़ तो कर सकती हूँ बेटा, या तो मैं हीट कर सकती हूँ टेम्परेचर, जिसमें मैं टेम्परेचर को बढ़ा सकती हूँ, या तो मैं कूल कर सकती हूँ जिसमें मैं टेम्परेचर को, यही 2 तरीके तो है मेरे पास, या तो हीट करूँगी या तो कूल करूँगी। तो चलिए बात करते हैं कैसे। छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ट्राइंगल देखेंगे, यहाँ भी वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग बोलते हैं ना। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग का दूसरा नाम फॉर क्लास 9th फ्यूजन। मेल्टिंग का दूसरा नाम क्लास 9th के लिए, मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का दूसरा नाम फॉर क्लास 9th सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लिक्विड को गैस में चेंज करना, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन को और क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इवेपोरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। वेपराइजेशन को दूसरा बोलेंगे बॉइलिंग। गैस को लिक्विड में चेंज करना, कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करना विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज डेपोजिशन। ठीक है, थोड़ा सा नया टर्म से, 1 मिनट रुक जा बेटा, एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नया, इसमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ नाम दिया गया है। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डेपोजिशन,
सॉलिड से लिक्विड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, और सॉलिड से सॉरी लिक्विड से सॉलिड इज फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, एंड सॉलिड से लिक्विड इज फ्यूजन या मेल्टिंग, लिक्विड से गैस इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड इज कंडेंसेशन। दीज आर द फ्यू टर्म्स कि इनको हम क्या क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं किसी सॉलिड को हीट करूंगी, पहले समझ लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इन चीज़ों को, आगे पढ़ना है हम लोग को। एक्सप्लेन क्या, इतना ही है। सॉलिड ले लिया, मान लो आइस, मैंने हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। मैंने लिक्विड को और फर्दर हीट कर दिया, किस में बदल गया? वेपर में, गैसियस स्टेट में आ गया। अब गैस को मैंने कूल कर दिया, किस में आ गया? लिक्विड में। लिक्विड को कूल कर दिया, किस में आ गया? सॉलिड में। हम क्या कर रहे हैं? हीटिंग या कूलिंग ही तो कर रहे हैं, टेम्परेचर ही तो ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन स्टेट हमारे बार बार चेंज हो रहे हैं इन टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने से। तो ये कुछ तरीके हैं आपको स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई अभी हम लोग ने पढ़ा कि जब हम चीज़ों को हीट कर रहे हैं तो स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो ऐसा हो क्या रहा है भाई? ऐसा उनके अंदर क्या चेंज होता है कि सीधे स्टेट ही चेंज हो जाता है? देखना, बहुत आराम से समझना, बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने का। मैं हमेशा एग्जाम्पल में ना बेटा आइस दूंगी, ठीक है, वो समझने में थोड़ा ईजी होता है। मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड का पार्टिकल है, अगर और प्रिसाइज होके बोलूं तो ये आइस है। आपने हीट करना शुरू कर दिया, आपने नीचे से इसको हीट देना शुरू कर दिया, हीट देना शुरू कर दिया। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट हमने जब अपना लास्ट लेक्चर कवर किया था तो मैंने ये बताया था जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाते हैं, तो क्या होता है बेटा? मोशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तेजी आती है कि नहीं आती है? तो इसका मोशन बढ़ गया बेटा, ठीक है। मोशन बढ़ गया तो बेटा और क्या चीज़ बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब मेरी बात को समझना, ऐसे है पार्टिकल, ठीक है, तुमने उनको हीट देते गए, हीट मोशन बढ़ता गया, वो अपना जो फोर्स ऑफ, जो उनके बीच अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब वो क्या कोशिश करेंगे? भागने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे अलग होने की कोशिश करेंगे। तो खुद ही सोचो, जब मोशन बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, तो मेरा वो सॉलिड अब उसके बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूर होने लगेगा कि नहीं? उनका अट्रैक्शन टूटने लगेगा कि नहीं? ऐसे ऐसे करके, तो वो ऐसा था, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अब वो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इंटर पार्टिकल स्पेसेस देखो, वहां बिल्कुल नहीं थी, यहाँ स्पेसेस हो गई, तो ये किस में चेंज हो गया मेरा? ये मेरा लिक्विड में चेंज हुआ। तो एक्चुअली होता क्या है, एक मिनट रुको बेटा, पहले मुझे एक्सप्लेन कर लें तो फिर मैं क्लियर खुद ही करा दूंगी। एक्चुअली होता क्या है, आपने सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को जैसे ही हीट किया उसके बीच उसका एक खुद का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप हीट करते चले गए, उसकी मोशन बढ़, वो कोशिश कर रहा है अलग होने की, वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की दिस हीट इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। जब पहले ऐसे था, तोड़ने की कोशिश किया और मूव करने की कोशिश करेगा, तो पार्टिकल्स जब दूर दूर हो जाएंगे तो स्टेट अपने आप चेंज हो जाएगा। पहले स्टेट ऐसा था, वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा? आपके लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हीट करते हैं तो ये चीजें होती हैं, तब जाके हमारा कोई मैटर का स्टेट चेंज होता है। तो ये जस्ट हमने अभी पढ़ा कि अगर हम हीट कर रहे हैं तो मोशन बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको अलग होने पे मजबूर कर देता है, तो उनका पार्टिकल का मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। अब मैं पूछूं, कूल कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? अब ये मान लो लिक्विड है, या छोड़ो लिक्विड है या गैस की बात कर लो, ये मेरा गैस है मान लो, मैंने इसको कूल कर दिया तो क्या होगा? जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोशन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो कोशिश करेगा और चिपकने का, पास आने का। तो जब पास आने लगेगा, अब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, इनका मोशन कम हो गया मेरा बच्चा। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मोशन कम हो गया, तो वो कोशिश करेगा, जो मैं पहले बिखरा बिखरा था, दूर दूर था, मैं अब करीब आ जाऊं, अब वो चिपकने की कोशिश करेगा। जब पार्टिकल चिपकने की कोशिश करेगा तो ये कुछ ऐसे अरेंज कर लेगा अपने आप को, ये कुछ ऐसे अरेंज कर लेगा अपने आप को। और ये हमारा कौन सा स्टेट है बेटा? ये हमारा लिक्विड का स्टेट है, ये हमारा लिक्विड का स्टेट है। तो मैं गैस से लिक्विड में चेंज कर दिया कूल करके, मैंने
कूल किया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मोशन कम हो गया, उसका अट्रैक्शन बढ़ गया, पहले जो दूर दूर था वो उसका अट्रैक्शन बढ़ गया, वो करीब आ गए, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, स्पेसेस भी पहले बहुत ज्यादा थी फिर कम हो गई, तो वो लिक्विड में आपका चेंज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, इतना लिखने वाला पॉइंट नहीं है, बट देख लो। सॉलिड से लिक्विड चेंज करने को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। सेम वैसा ही लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज होने लगेगा, सॉलिड बनने लगेगा, उस टेम्परेचर का हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। बस एक चीज सुनना, अभी मान लो एक सवाल इससे आता है, अगर कोई इम्प्योरिटी है, ठीक है, अगर कोई इम्प्योरिटीज है ऑफ सॉलिड, ठीक है, तुमने सुना है एलॉय के बारे में। एलॉय में हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं ना, मेटल या नॉन मेटल मिक्स करते हैं, तो एक तरीके से हम कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि हम इम्प्योरिटी कर रहे हैं, मतलब इम्प्योर कर रहे हैं, किसी की मिक्सिंग कर रहे हैं। भाई अगर मान लो मैं रोज मेटल की बात करूँ तो टिन बिस्मथ का वो एलॉय होता है, यानी हम उसको एक तरीके से, स्टील भी, ब्रास भी, ठीक है, शोल्डर भी, एमलगम भी, ये सब एलॉय है जो मैं नाम ले रही हूँ, तो एक तरीके से इनको हम बोलेंगे कि ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योरिटीज है। तो अगर किसी सॉलिड में किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटीज होगी तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री, तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। इट लोअर्स, अगर किसी में कोई इम्प्योरिटी होगी तो इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर कोई सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स होगी, कुछ भी मिक्स होगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट पहले जैसी नहीं रहेगी, वो कम हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। फ्रीजिंग का भी वैसे ही है, अगर किसी लिक्विड में किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज होगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अगर यहाँ भी किसी तरीके की इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटीज होंगी, तो यहाँ भी इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किसी भी तरीके की अगर कोई भी इम्प्योर चीज़ें होंगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही घट जाएगा, जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं होगा। ठीक है, तरीका है बेटा, वो अपने आप घट जाएगा, उसका नेचर ही वैसा है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आराम से। ठीक है, देखो सपोज करो मैंने एक बीकर में आइस ले लिया, ये मैंने आइस के क्रिस्टल्स ले लिए, और मैंने यहाँ पे एक थर्मामीटर सस्पेंड कर दिया। इसको आराम से देखना, मैंने यहाँ पे एक थर्मामीटर सस्पेंड कर दिया कि मैं रीडिंग ले सकूँगी। ठीक है, और अब मैंने इसको नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। अब मैंने इस बीकर को नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। मान लो मैंने फ्रिज में से बर्फ़ निकाली थी, मान लो उस टाइम उसका टेम्परेचर था -3 डिग्री, सिर्फ मानने के लिए बात कर रही हूँ। हीट कर दिया, घटेगा -2, -1, 0। जैसे ही 0 डिग्री आएगा बेटा, जैसे ही टेम्परेचर इसमें 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले मैंने देखा कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, लेकिन मैं हीटिंग कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन मेरा टेम्परेचर पे रीडिंग अब भी 0 डिग्री है, मेरी टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ ही नहीं रही है, और इनफैक्ट मैं हीटिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने हीटिंग रोक दी, मैं अब भी हीट कर रही हूँ। और ऐसा तो नहीं होता कि आइस तुरंत पानी बन जाता है, टाइम तो लगता है ना इसको पानी बनने में। मैं हीट करती जा रही हूँ, धीरे धीरे बर्फ भी पिघलती जा रही है, पिघल रही है, लेकिन मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। लास्ट तक, जितने टाइम तक, जब अगर इतना भी बर्फ का टुकड़ा होगा तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब जैसे ही सारा का सारा आइस पानी बदल जाएगा, पूरा का पूरा आइस जैसे ही पानी में बदला, तो मैंने देखा अच्छा अब जाके टेम्परेचर बढ़ा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तब मेरा टेम्परेचर बढ़ा। यानी जिस टाइम पे मेरा आइस वाटर में बदल रहा था और मैं हीट कर रही थी, तो मेरा टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा था। तो भाई जो मैंने हीट की वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई क्या, कहाँ गई वो हीट की कहाँ यूज हो गई। तो जो हीट, ध्यान से सुनना, जो हीट किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने में लगती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट।
क्या बोलेंगे बेटा? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हाइड, छुपी हुई। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। तो एक्चुअली में हुआ यूं कि जब तक पूरा का पूरा आइस पानी में नहीं बदलेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि जो हीट हम कंटिन्यू सप्लाई कर रहे थे वो हीट यूज्ड हो गई टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस पार्टिकल्स। वो हीट यूज हो गई, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इसके पार्टिकल का, उसको तोड़ने में लग गई, क्योंकि वो टूटेगा तभी तो पानी बढ़ेगा। तो वो सारी की सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हुई, वो हीट लग गई उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, और इसलिए वो हीट हमें दिखी ही नहीं, छुपी रह गई, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। तो इसलिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दिया गया। और हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया ना, सॉलिड से आइस सॉलिड था, पानी बनाया, तो इसलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अगर मैं पूछूं वो हीट कहाँ चली गई, द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर। क्यों नहीं टेम्परेचर बढ़ा? कभी कभी पूछेगा भाई लेटेंट हीट में हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि वो सारी की सारी हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चली गई, उसको तोड़ के वो वाटर बनने में चली गई। लेकिन एज सुन एज जब पूरा का पूरा पानी बन जाएगा तब जाके आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी एक वैल्यू है जो कि फिक्स है कि वो उतनी ही हीट अब्जॉर्ब करेगा तभी वो टूटेगा। लेटेंट हीट की फ्यूजन की जो वैल्यू है दैट इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। यानी इतनी अमाउंट ऑफ हीट लेगा तभी वो आइस पानी बदलेगा, और जैसे ही सारी हीट ले लेगा पानी पूरा का पूरा पानी बदल जाएगा, तब जाके आपका टेम्परेचर राइज करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सवाल आता है क्यों हीट, क्यों हीट, कहाँ चली गई हीट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चली गई वो आपकी हीट।